अभी रिसेंट में बहुत फेमस केस हुआ था हाईबॉक्स iBox app का scam where thousands were duped under the guise of high return investment. YouTuber Elvish Yadav and comedian Bharti Singh in connection with a massive fraud. इन्फ्लुएंसर्स ऐसी चीजों में क्यों फंस जाते हैं? चक्कर में फंसता है कि उसको पता है कि मैं प्रमोशन कर दे तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग के अंदर जैसे इसके अंदर पुलिस कंप्लेंट हुई थी, एफआईआर हुई थी, मतलब मोर देन 1000 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी तमिलनाडु के अंदर iBox के अंदर। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद साइबर सेल आई, साइबर सेल के बाद इनकम टैक्स आया, इनकम टैक्स के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट आया, जीएसटी डिपार्टमेंट के बाद फाइनली ईडी आई। बट अभी आरएमजी बैन हो गया। आरएमजी वॉज रियल मनी गेमिंग, जो ये सारे ड्रीम 11 प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कब? जब एल्विश के घर पे फायरिंग हो गई, उसके बाद ही एकदम से हो गया। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सेक्टर 56 में एल्विश का घर है। गाड़ियों की बात बहुत हुई, गाड़ियों की रील्स बहुत वायरल होती है। आज ये गाड़ी आ रही है, कल वो गाड़ी आ रही है। एंड गाड़ियों के पीछे काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन, मिस नोशंस भी हैं लोगों के माइंड में। 6 महीने के लिए लोग क्रिएटर किराए पे लेके आते हैं गाड़ी, और उसके बाद वापस दे देते हैं। ब्रिज, हाउ मच डू दे अर्न इन एन ईयर? लाइक अगर हम रजत दलाल की बात करें तो वो साल के कितने कमा रहा है, पूरब झा की बात करें तो वो कितने कमा रहा है? 350 करोड़ की थी। नमस्ते, मैं हूँ वर्णिका, को फाउंडर ऑफ सोशल गुड, और आज मेरे साथ हैं सीए गौरव बजाज। इस एपिसोड में बने रहिए क्योंकि सीए गौरव बजाज ही हैं जो कि मैनेज करते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के फाइनेंस को, जैसे कि रजत दलाल, पूरब झा और आरुष भूला। तो आज ये बताने वाले हैं हमें कि वो कितना पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स टेक दिस फ्लाइट। तो गौरव जी, पहले इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जानने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि आपकी सीए कब कंप्लीट हुई? मेरी सीए कंप्लीट हुई थी 21 के अंदर, 2021। एंड उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी? 23। तो 23 में सीए कंप्लीट कर ली है, अब बहुत बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हो और उसके साथ काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भी। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा, एंड गौरव इज द वन मैनेजिंग देयर फाइनेंस एंड एवरीथिंग। इतनी छोटी उम्र में इतनी उपलब्धियां आपने हासिल कर ली हैं, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? बस ये एक ना पैशन है कि मतलब नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए डेली एक्सपीरियंस आते हैं। मतलब कभी किसी के साथ कुछ हो रहा है कि मतलब सपोज भी आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, हर किसी का अपना एक अलग एक्सपीरियंस मेरे पास बंदे लेके आते हैं। वो डेली सुबह उठते ही नया एक्सपीरियंस आता है कि मतलब कह लो कि एक केस आ रहा है, किसी का इनकम टैक्स का केस हो रहा है, किसी के ऊपर रेड पड़ रही है, तो वो सब कुछ एवरीथिंग आती है। तो डेली नए चैलेंजेस है। सो इनकम की अगर बात आई गई है तो पहले इनकम टैक्स की तरफ चलते हैं। अभी रिसेंट में बहुत फेमस केस हुआ था हाईबॉक्स का, जिसके अंदर काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स फंस भी गए थे, जैसे कि एल्विश यादव फंस गया था, फुकरा इंसान भी था, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे। इन्फ्लुएंसर्स ऐसी चीज़ों में क्यों फंस जाते हैं? क्या एक्चुअली एज ए इन्फ्लुएंसर मेरे पास आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो आप एक ब्रांड को लेके आए एज ए इन्फ्लुएंसर कि आपको इसका प्रमोशन करना है। उस टाइम पे जब ब्रांड आया था हमारे मतलब इन्फ्लुएंसर्स के पास आया था, उस टाइम पे उसकी गूगल की रेटिंग अच्छी थी, 4-5 में से 4.5 थे। आप प्ले स्टोर पे भी देखोगे वैलिड था। आपने उसके बारे में रिसर्च किया एज ए इन्फ्लुएंसर, मैंने उसके बारे में सब कुछ रिसर्च किया कि बिल्कुल वो ठीक है, वैलिड है। उसके बाद जब मैंने उसका प्रमोशन कर दिया, उसके बाद 6 महीने बाद न्यूज आती है कि उसने फ्रॉड कर दिया। पर उस केस के अंदर गवर्नमेंट ये सोचती है कि आप उसके अंदर मिले भगत हो, कि आपको पता था कि ये फ्रॉड करेगी और उसके बाद आपने ये ऐसा उसका प्रमोशन किया। तो इस चक्कर में इन्फ्लुएंसर फंसता है, ना कि इस चक्कर में फंसता है कि उसको पता है कि अरे ये तो फ्रॉड करेगी और इसलिए मैं प्रमोशन कर दे तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब एज अ मैनेजर लोग लेके आते हैं कि भाई इसका प्रमोशन करना है, तो वो सिंपल कर देते हैं। वो उस टाइम पे सब कुछ चेक करते हैं, पूरा फोरेंसिक ऑडिट होता है कि इसके मतलब ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, इसका प्रमोटर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, सब कुछ चेक होता है, हर चीज़ पे वैलिडेट होती है। पर वो बाद में 6 महीने बाद जब फ्रॉड कर जाती है
तो फिर गवर्नमेंट को सब सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। पर स्टार्टिंग के अंदर जैसे इसके अंदर पुलिस कंप्लेंट हुई थी, एफआईआर हुई थी, मतलब मोर देन 1000 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी तमिलनाडु के अंदर, ओह हाई बॉक्स के अंदर। तो ये हुआ था कि फिर उसमें मतलब मोर देन 5000 करोड़ रुपीस का ये फ्रॉड था टोटल, सब मिलके मोर देन 1000 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद एक एफआईआर में कन्वर्ट किया गया गवर्नमेंट ने। फिर उसके अंदर स्टार्टिंग में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद साइबर सेल आई, साइबर सेल के बाद इनकम टैक्स आया, इनकम टैक्स के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट आया, जीएसटी डिपार्टमेंट के बाद फाइनली ईडी आया। तो ऐसा नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट आया इस केस के अंदर, क्रिएटर को हर डिपार्टमेंट से समन इशू हुआ, उसको प्रेजेंट होना पड़ा, उसको ये बताना पड़ा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जब मेरे पे ये आई थी तभी बिल्कुल वैलिड थी। पर उसके बाद उसने फ्रॉड कर दिया, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि क्रिएटर का कुछ इशू है। शायद उस केस में जितने भी आप कह लो बड़े क्रिएटर्स फंसे, भारती फंसी, एल्विश, फुकरा, पूरव, आरुष, लक्ष्य, ये जो बड़े क्रिएटर हैं ये फंसे। तो भाई क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट भी पहले बड़े क्रिएटर्स को ज़्यादा पकड़ती है छोटे क्रिएटर्स की बजाय। ऐसे ही अभी बहुत रीसेंट सिनारियो में हुआ कि आफ्टर मतलब कि वैसे तो दोनों चीज़ें काफ़ी अलग अलग हैं, बट अभी आरएमजी बैन हो गया। आरएमजी वॉज रियल मनी गेमिंग, जो ये सारे ड्रीम 11, माई 11, विंजो, एमपीएल इस टाइप के ब्रांड थे। लेकिन ये सब कुछ हुआ कब? जब एल्विश के घर पे फायरिंग हो गई, उसके बाद ही एकदम से हो गया। मैंने उसका एल्विश से मतलब आम इंसान लोग सोचते हैं कि उसका लिंक है, बट उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो बट आरएमजी के ऊपर गवर्नमेंट अचानक से लो लेके आई, वो थोड़ा शॉकिंग था कि 2 दिन के अंदर ही मतलब फर्स्टली कैबिनेट से अप्रूव हो गया, उसके बाद सीधा राज्यसभा चला गया, फिर लोकसभा से भी पास हो गया। इतनी जल्दी कभी कोई लो बनता नहीं है, मतलब ऐसा लो बस इंडिया के अंदर एक ही बना है 370 जब JNK से हटी थी, और उसके अलावा ये सेकंड लो है जो इतनी जल्दी स्पीडली बना। 3 दिन के अंदर कोई लो नहीं बनता, और इतना सख्त जब लो बना तो आरएमजी का जैसे जो कोई प्रमोशन करेगा, सपोज भी एक स्टोरी तक डल गई तो उसके ऊपर मतलब बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है कि 1 करोड़ तक का फाइन है और 3 इयर्स की सजा है। तो करवाने वाले के ऊपर भी है, करने वाले के ऊपर भी है, और जो उस चीज को मैनेज कर रहा है आरएमजी उसके ऊपर भी है। तो मतलब टोटली ये लो जो आया है इसमें हमको लगता है कि, और उसके बाद उससे लो आने के बाद ही सब आरएमजी बंद भी होगी। जैसे सबसे फर्स्टली स्टेप ड्रीम 11 ने लिया, प्रोबो ने लिया, माई 11 सर्कल ने लिया, विंजो ने लिया, जुप्पी, ये सब मेरे हिसाब से बंद हो गई है अब। तो आप आरएमजी तो हो नहीं रहा, तो शायद उसकी क्रिएटर इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। या तो मुझे बात करनी है क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में। तो जैसे कि अनुपम मित्तल ने भी एक लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि 27,000 करोड़ रियल मनी गेमिंग एप्स जो हैं वो मार्केट में देती थी फॉर एडवर्टाइजिंग फंड्स। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि रियल मनी गेमिंग बंद हो गया है, खाली उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को इम्पैक्ट पड़ा है, दो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मेजर इम्पैक्ट कि एक दिन रातों रात आपको पता चल रहा है कि जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो कल वो सस्टेन ही नहीं करेगी, कल वो सर्वाइव ही नहीं करेगी। एंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, ड्रीम 11 जो कि IPL स्पॉन्सर्स है, ये सारा कुछ था। बट इनका क्रिएटर से क्या लेना देना है, क्रिएटर इकोनॉमी पे कैसे फर्क पड़ा है, इनके फाइनेंसेस पे क्या फर्क पड़ा है? मतलब क्रिएटर इकोनॉमी पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। मैं मानूं कि 80% क्रिएटर्स पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ा है कि जो उनकी अर्निंग सपोज भी 1 थी वो 0.2 पे आ गई है। तो मतलब 0.8 तक का डिफरेंस पड़ गया है, इतना ह्यूज डिफरेंस पड़ा है उनकी 1 से क्या कहना चाहेंगे? 1 CR 1 लाख क्या? तो क्रिएटर टू क्रिएटर डिपेंड करता है। तो क्रिएटर टू क्रिएटर डिपेंड करता है। इसके लिए आप उनकी गाड़ियां देख सकते हो, जो जितनी बड़ी गाड़ी ले रहा है वो इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर रहा है, तो ये आप कह लो। तो हम क्रिएटर इकोनॉमी की बात करें, आरएमजी की बात करें, बहुत इम्पैक्ट हुआ। तो जैसे यू आर मैनेजिंग पूरब झा, ठीक है, यू आर मैनेजिंग रजत दलाल, तो मैं आस्क यू कि इनका कितना रेवेन्यू आता था आरएमजी से? आरएमजी से आप कह लो कि 50 to 60% रेवेन्यू आता था उस टाइम पे, इन लोगों का, बिफोर अक्टूबर। ओ तो और ये तो पिक सीजन था, एशिया कप जब आया था, इसमें तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि एशिया कप जाएगा तो ये गाड़ी आएगी इसके बाद। तो ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और मतलब आप कह लो कि क्रिएटर को तो इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा है, और मतलब पूरी इकोनॉमी को पड़ा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पड़ा है कि मोर देन 20,000 एम्प्लॉइज एक दिन में ही ले ऑफ हो जाना। और उसके बाद सेकंड इम्पैक्ट जो एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू जनरेट होता था, मतलब मेजर आप कह लो कि आरएमजी का ही रेवेन्यू था जो आज के समय में पीक पे था। मतलब आप कह लो कि जियो के जितने भी लीग्स आ रही थी, कबड्डी लीग आ गई, प्रो कबड्डी लीग आ गई, सेकंड जो IPL सबसे बड़ा आता था, ठीक है, थर्ड फुटबॉल लीग चल रही थी, तो बहुत सारी जो लीग्स चल रही थी छोटे छोटे लेवल पे, ECL चल रहा था, सपोज भी जो एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग था, तो जितनी भी सब चीजें आ रही थी वो सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। स्टार्टिंग में जैसे GCL लॉन्च हुआ
तो ये सब जितनी भी छोटी छोटी क्रिकेट लीग की भी मैं बात करूँ, सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है आरएमजी बंद होने से। मतलब अल्टीमेट रेवेन्यू का तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बट उसको फिलअप करने में बहुत टाइम तो लगेगा 1 to 2 ईयर्स तो मेरे हिसाब से लग ही जाएंगे, चाहे क्रिएटर वाली इकोनॉमी पे कह लो आप, या ओवरऑल मैनेजिंग एजेंसीज पे कह लो, मार्केटिंग एजेंसीज पे कह लो, सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ा ही है इस चीज़ का। डेफिनेटली इसके अंदर एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे कि खाली नॉट जस्ट जियो एंड ऑल, सोनी लिव का भी अभी जो एशिया कप आया था उसके अंदर से ड्रीम 11 हट गया, रातों रात हट गया। और And आपने then- देखा कि इंडिया बिना प्रमोशन के पहली बार खेला, कि उसने कुछ भी प्रमोट नहीं किया। तो और इवन देयर आर न्यूज़ की बीसीसीआईज एंड लॉस, हम्म, तो ये कितना सच है? ये ट्रूली सच है कि मतलब 350 करोड़ की थी ड्रीम 11 की, जो पूरी ओह 27 तक की थी उनकी, 2027 तक उनको जो करना था 350 करोड़ का, सीधा का सीधा वो लॉस हो गया। तो 350 करोड़ का, अब बट जो मिला है उसके बाद आप देखोगे अपोलो मिला है, जो टेस्ट चला है उसका, उसके अंदर अपोलो का आया उनका। पर उस बीच में एशिया कप पूरा चला गया, और एशिया कप में आप मान लो कि 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच, बहुत बड़ा लॉस है। क्रिएटर को तो है ही, साथ में बीसीसीआई को भी हुआ होगा मेरे हिसाब से। बट एनीवे नाउ व्हाट इज डन इज मेरे हिसाब डन। से अब जो हो चुका है वो हो चुका है, तो अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। या वी हैव टू ऑलरेडी मूव्ड ऑन। क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो पड़ा है, क्योंकि इम्पैक्ट वही मैं कह रहा था कि 1 से 2 साल लग जाएंगे इसका इम्पैक्ट जाने में, बट मेरे हिसाब से टाइम टू अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आपको उसको चीजों को लेकर। एज एन एजेंसी स्टिल हमें उतना ज़्यादा नहीं पड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि और भी ब्रांड्स हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाकी क्रिएटर्स जो को बहुत डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। क्रिएटर्स के पास भी बाकी ब्रांड्स हैं, बट जो लोग जॉब कर रहे थे, जो पर्टिकुलरली आई थिंक 10,000 प्लस एम्प्लॉयज थे इस इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों को जॉब्स ढूंढना, जॉब्स उतनी क्रिएट होना, प्लस उतनी हाई एंड पे सैलरी मिलना, सारा कुछ मुश्किल होता है यार। कि मतलब सबकी ईएमआई फिक्स थी और एक ही दिन के अंदर जॉब चले जाना, मतलब उसका इम्पैक्ट तो पड़ा ही है काफी ज्यादा। डेफिनेटली आई थिंक सबसे ज्यादा तो जिनके ऊपर हुआ उन्हीं को इम्पैक्ट पड़ा है, बाकी लोग स्टिल रिकवर कर जाएंगे। एंड गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पड़ा जीएसटी और इनकम टैक्स का काफी ज्यादा यूज लॉस हुआ है, बट गवर्नमेंट का ये सोशल इम्पैक्ट था, ये पॉइंट था। बट ठीक है, जो भी अब जैसा भी है करना तो है उसी तरीके से। और मैं एक चीज बस ये बोलना चाहूंगा कि जिसको भी करना है ना वो करता ही रहेगा। आप चाहे जितना मर्जी बंद कर लो, ऑफलाइन अभी भी ये सारी चीजें चल रही हैं, उसको आप नहीं बंद कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी देख लें, आप मतलब वो दुबई सर्वर के थ्रू चल जाती हैं या किसी दूसरे कंट्री के सर्वर के थ्रू चल जाएंगी, पर वो चलती रहेंगी। अगर मेरे हिसाब से अगर बंद करना तो उसे बंद करना ज्यादा पहले वो था, इसके अलावा, क्योंकि ये तो प्रॉपर लीगलाइज थी चीजें, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ ही चीजें चल रही थी, सामने ही चल रही थी। पर जो ऑफलाइन चल रही हैं वो चीजें रोकनी ज्यादा मेरे हिसाब से। और भाई अगर इतना ज्यादा सोशल इम्पैक्ट था अभी, तो ये चीजें पहले ही रोक देनी चाहिए थी, इतना बड़ा होने से पहले। इतना बड़ा हो गया ऑलरेडी, इतने फंड्स गए हुए थे आईपीएल, इंडियन टीम का हर क्रिकेटर प्रमोट कर रहा था, ड्रीम चाहे कोई सी 11 ने ब्रांड करे या बॉलीवुड, कोई भी करे, बट ड्रीम कर जरूर रहा था। ड्रीम 11 ने पूरे बॉलीवुड स्टार्स लिए, क्रिकेटर्स लिए, इतना बड़ा हार्ड कैंपेन लिया। आईपीएल का पहले स्पॉन्सर था, अब एशिया कप का स्पॉन्सर था। इसके तो लूप होल अभी भी सही आ गए हैं, लोग सिटीजन अपनी चेंज करके वहां से प्रमोट कर देंगे, पर लूप होल तो है कि आप देखने लगे हो सब यूके की तरफ या यूएई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि अब वो वहां से प्रमोट करेंगे। तो मेरे हिसाब से प्रमोशन नहीं रुकना वो चलता ही रहेगा। और मेजर जितने भी बड़े बिग क्रिएटर सबने ज़्यादातर सबने कर ही दिया है, या कोई यूके शिफ्ट हो गया, क्या कोई यूएई चला गया, तो उसको अपनी चीज़ को रोक ही नहीं पाओगे। तो क्रिएटर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, गाड़ियों की बात बहुत हुई, गाड़ियों की रील्स बहुत वायरल होती है, आज ये गाड़ी आ रही है, कल वो गाड़ी आ रही है, एंड गाड़ियों के पीछे काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन, मिसनोशंस भी हैं लोगों के माइंड में, तो वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि व्हाट इट एक्चुअली इज। सबसे बड़ी मिथ तो मेरे हिसाब से लोगों में यही है कि 6 महीने के लिए लोग क्रिएटर किराए पे लेके आते हैं गाड़ी, और उसके बाद वापस दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो खरीद रहा है वो ऑन पेपर ही खरीद रहा है, और उसके बाद उसका मन भर गया तो वो सेल आउट कर देता है। अदरवाइज कोई 6 महीने के लिए किराए पे नहीं लेके आता। मतलब जितनी भी लोग मेरे नॉलेज में है, तो कोई ऐसा 6 महीने के लिए गाड़ी तो कोई किराए पे नहीं लेके आता। और क्या है ना, उनका शो ऑफ का ही गेम है सारा का सारा, मतलब उनका इन्फ्लुएंस का ही है, तभी वो इन्फ्लुएंसर है। उनको पब्लिक को उनको इन्फ्लुएंस करना है कि भाई आप लोग भी इतना कमाओ जितना हम कमा रहे हैं। तो वो गाड़ी की रील्स तो आती रहेंगी। ये आप डे बाय डे देखो, अब तो जी वैगन का स्वैग हो गया है, जी वैगन चाहिए सबको। और अब देख लो एक डिफेंडर भी ला रहे हैं, जी वैगन भी ला रहे हैं, तो ये सब तो आती रहेगी गाड़ी।
तो जैसे कि ये क्रिएटर्स इतनी महँगी-महँगी गाड़ियाँ लेते हैं, मतलब कि कुछ-कुछ तो एक्चुअल में करोड़स में होती है। तो आपको नहीं लगता कि इसका मतलब कि फ़ायदा क्या है? इट्स तो लाइक अ लॉस काइंड ऑफ अ थिंग ना? बट इसका फ़ायदा 2 तरीके से मिलता है। अच्छा। एक तो आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल जाता है, और जैसे अब इलेक्ट्रिक गाड़ी का आ गया है, हुँ, उसके अंदर आपको सब्सिडी भी मिलती है। जैसे सपोज़ भी एलविश और सौरभ ने जी वैगन ली थी, तो हुँ। वो 4 करोड़ के अंदर 75 लाख की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। ओह! तो इसमें आप देखोगे 3.25 करोड़ की ये मिल गई, हुँ, मतलब अरेंज 75 लाख का आपको टोटली डिस्काउंट मिल हुँ, गया गवर्नमेंट की तरफ से, हुँ, ठीक है। और उसके बाद आपको इसके अंदर 15% कंपनीज एक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन मिलता है, 40% इनकम टैक्स के अंदर मिलता है। तो ओह! आप सोचो कि आपका टैक्स बेनिफिट कितना हो रहा है। सपोज भी एक क्रिएटर अगर करोड़ में कमा रहा है, हुँ, तो सीधा सीधा उसको 40% का डेप्रिसिएशन मिल गया, तो सीधा 40% उसकी इनकम वहां से रिड्यूस हो गई। हुँ, हुँ, तो हुँ, उस चीज का बेनिफिट उसको 30% जो हुँ, उसके ऊपर टैक्स स्लैब रेट लग रहा है, तो वहां से बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक तो उसके शौक भी पूरे हो गए, हुँ। उसका टैक्स भी बच गया, और उसकी टोरा तो अलग ही बात है। और व्यूज़ कितने आ जाते हैं, आई थिंक वो अपनी कार की पेमेंट तो अपनी रील के व्यूज़ और इन सब चीज़ों से ही निकाल लेते तीन होंगे। चार लोग तो पक्के ही हैं कि एक तो जिस दिन डिलीवरी हो रही है, उसके बाद फर्स्ट ड्राइव हो रही है, और तीसरा जिस दिन उसके ऊपर रैप अप हो रहा है। तो हुँ। बिजनेस तो है, पर इसके बेनिफिट्स भी अल्टीमेट है। तो अगर हम ब्लॉग्स की बात कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज एक क्रिएटर ब्लॉग से कितने कमा लेता होगा अगर उनके मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो? मतलब एज अ यूट्यूब अर्निंग्स इंडिया के अंदर काफी कम है एज कम्पेरेटिव टू यूएस। हुँ, मतलब आप देखोगे कि जो यूएसए के अंदर और जो इंडिया के अंदर सीपीवी है वो काफी कम आता है। हुँ, और इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 140 हुँ, करोड़ मोर देन पॉपुलेशन है। हुँ, तो देखने वाले लोग काफी ज्यादा है, हुँ, और बनाने वाले लोग भी काफी ज्यादा है। हुँ, आपको मतलब मैं एक डाटा देता हूँ कि यूट्यूब ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर हुँ, क्रिएटर्स को सिर्फ 21,000 करोड़ रुपीस एज अ रेवेन्यू दिया है। अच्छा। यूट्यूब ने सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रांड डील्स की बात नहीं कर हुँ, रहा, सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। 21,000 करोड़ रुपीस सिर्फ क्रिएटर के अंदर बांटा है हुँ, कि जो उनके व्यूज से अर्निंग हुई है वो सिर्फ तो, और मतलब काफी अर्निंग्स भी हो जाती है उसके बीच में, ब्रांड इंटीग्रेशंस भी हो जाते हैं। हुँ। तो इस टाइप में अर्निंग हो जाती है उनकी। तो अब अर्निंग्स पे हम आ ही गए हैं, हम्म। तो आप काफ़ी बड़े-बड़े क्रिएटर्स को मैनेज कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज हाउ मच डू दे अर्न इन एन ईयर? लाइक अगर हम रजत दलाल की बात करें तो वो साल के कितने कमा रहा है, पूरब झा की बात करें तो वो कितने कमा रहा है? तो रजत दलाल की तो आप जो लेटेस्ट रील आई है उससे ही आइडिया लगा लोगे कि उसने डिफेंडर ले लिया है। तो अर्निंग्स वहां तक तो है, हुँ, मतलब मैं अर्निंग्स बता नहीं सकता किसी की भी, हुँ, वो उनका पर्सनल है, चीज़ है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। बट उनकी अर्निंग का आइडिया वहां से लगा सकते हो हुँ, कि जब उनकी गाड़ी का निकल जाए। हुँ। बट इस केस में अगर आप पूरब की लगाओ तो पूरब की आप इनकम का आइडिया नहीं लगाओगे, वो गाड़ी की दालता नहीं। तो पूरब गाड़ी की दालता नहीं, और तो बेसिकली वहाँ पे है थोड़ा बढ़िया सिस्टम है। लेट्स लीव इट एट बढ़िया सिस्टम। ठीक है, सो हम इनकम पे बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। ब्रांड्स इतने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स करवाने लगे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ वेरी ग्रोइंग कम्युनिटी इन नाउअडेज। सो ब्रांड्स को कैसे बेनिफिट मिलता है, उनका क्या आरओआई रहता है पर्टिकुलरली? मतलब ब्रांड का ये आरओआई रहता है कि सपोज भी वो एक क्रिएटर को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, हम्म, तो उससे उसकी रीच कितनी आ रही है, उसके व्यूज कितने आ रहे हैं, हम्म, उसके ऊपर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। मतलब हम्म, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप वैसे जनरल लैंग्वेज में बोल दो, हम्म, मतलब ब्रांड लैंग्वेज में ये है कि कितना उसके ऊपर से उनको बेनिफिट मिल रहा है। हम्म, कि सपोज भी कि एक व्यूज से, मतलब हम्म, क्रिएटर को अगर मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और उसके व्यूज आ रहे हैं 5 मिलियन, हम्म, तो 5 मिलियन डिवाइड बाय 10 लाख रुपए के हिसाब से वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं कि उन्होंने कितने रुपए डाले और उसके हिसाब से कितनी उनकी अर्निंग आई। व्यूज है। हाँ, तो व्यूज आई या अर्निंग कह लो आप, मतलब उससे जो प्रोडक्ट सेल होगा हम्म, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रोडक्ट सेल के लिए नहीं आती, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए आती हैं। कि सपोज भी सैमसंग है, हम्म, सैमसंग अगर प्रमोशन करवा रहा है एक फोन की, तो उसको ये नहीं है कि वो क्रिएटर से फोन बिकेंगे, बस वो है कि फोन की रीच जाएगी, लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी, तो उस चक्कर में करवाता है। मैं आपको एक बताऊं तो सपोज भी HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक वो आया है टाइटल, उन्होंने उनकी अब एजेंसीज को बोला है कि उनको हर एक पिन कोड के अंदर ऐसे क्रिएटर्स चाहिए जो उनका प्रमोशन कर पाए। मतलब आज के समय में लोग न्यूज़पेपर में इतना देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, टीवी लोगों ने छोड़ ही दिया है। सपोज भी मान लो कि लास्ट 2 ईयर से मेरे हिसाब से नहीं, अब लोगों के घर में चलना बंद ही हो गया। तो अब वो चाहते हैं कि ऐसा एक पिन कोड के अंदर उनको एक ऐसा इन्फ्लुएंसर मिले जो उनकी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा पाए। तो उनका रीच, मतलब उनका दिमाग आप देखोगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ही आ गया। तो मेरे को लगता है कि अब ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाए
वो 3 to 5 ईयर्स में 10x और ग्रोन होएगी, ना कि जो लोगों के मिथ है कि ये घट जाएगी, मेरे हिसाब से नहीं, कि 10x ग्रो ही करेगी। क्योंकि जब HUL ने ये बोल दिया कि उसको हर पिन कोड के अंदर क्रिएटर चाहिए ना, तो सब उसी को ही फॉलो करेंगे और ऐसा होगा मेरे हिसाब से बहुत जल्दी। लोगों को एक और मिथ है कि जो क्रिएटर्स होते हैं वो तो टैक्स पे करते ही नहीं है, वो तो बस मजे लिए जा रहे हैं, गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीदे जा रहे हैं, तो क्या ये होता है? मिथ ही है मेरे हिसाब से। जो आज के समय में नॉर्मल बिजनेसमैन से ज्यादा क्रिएटर सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, क्योंकि वो 30% वाले स्लैब रेट में आ जाता है। क्योंकि एज जनरल मोर देन 10 लाख जो कमा रहा है वो 30% वाले स्लैब रेट में आ जाता है। तो वो 30% इनकम टैक्स भी पे कर रहा है और 18% GST भी गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो बहुत बड़ा। और उसके साथ साथ TDS एक अलग चीज है कि TDS क्या होता है कि जो आप पहले ही एडवांस टैक्स जमा कर देते हो गवर्नमेंट को। अच्छा। कि सपोज भी आपने 10 लाख रुपए आपको एक ब्रांड से मिले, तो उसमें से 1 लाख मतलब 10% आपका TDS डिडक्ट होकर आपको 9 लाख रुपीस मिलेंगे। तो वो आपका जो 30% का जो इनकम टैक्स जाना था उसमें से 10% ऑटोमेटिकली ही पहले ही गवर्नमेंट को चला गया। अच्छा। और उसके बाद जब 20% जो बचता है, जब वो फाइनल रिटर्न जब फाइल होती है, जैसे अभी रिटर्न की लास्ट डेट थी 15 सितंबर, उससे पहले वो 20% वो पे करते हैं और साथ में ही 18% वो गवर्नमेंट को GST दे ही रहे हैं। तो मतलब आप देखो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए क्रिएटर के थ्रू, कि एक तो वो इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, GST भी दे रहे हैं और साथ में केसेस भी झेल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि वो साथ साथ सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं और लॉयर की फीस भी दे रहे हैं। तो ये सब भी चल ही जा रहा है उनके बार। पर क्योंकि वो आज के समय में लोग इतना सेलिब्रिटीज को फॉलो नहीं करते, इतना क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। Why you're saying कि ये शिफ्ट हो गया पर्टिकुलरली? पहले ऐसा होता था लोग बॉलीवुड स्टार से पीछे पागल होते थे, लेकिन अब आप देखो दे आर गोइंग क्रेजी बिहाइंड क्रिएटर्स। मतलब कि अगर मैं एल्विश या रजत की बात करूं तो एल्विश के लोग टैटूज बनवा रहे हैं, रजत के लोग टैटूज बना रहे हैं, एंड दे आर गोइंग क्रेजी एंड वायरल वीडियोस बन रही है। एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ऐसे ऐसे करके क्यों? मतलब एक अलग सा ऑरा है इन लोगों का, कि क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लोग जिनको देखते हैं ना उन्हीं को ही लोग फॉलो करते हैं, उन लोगों को लोग डेली देखते हैं, चाहे रील के थ्रू चाहे व्लॉग्स के थ्रू डेली देखते हैं। आप सपोज भी जैसे सौरभ जोशी है, उसकी वाइफ को रिन्यू करने के लिए कितने लोग देख एक्साइटेड हैं कि कैसी दिखेगी क्या नहीं दिखेगी, उसके ऊपर इतना कंटेंट बना हुआ है। तो मतलब एक अलग लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है, लोग क्योंकि उनको अपना फैमिली का पार्ट मान लेते हैं। क्योंकि सपोज भी सौरभ जोशी को कोई देख रहा है तो बच्चा सुबह 8 बजे से जाने से पहले, उसका स्कूल जाने से पहले उसका व्लॉग देख के ही जाता है। उसको मतलब खाना खाने के शाम बिल्कुल देखना ही देखना है उसका व्लॉग, शाम को आके दोबारा रिपीट देखेगा। तो मतलब जब आप 2 टाइम किसी को देख रहे हो तो वो आपका एक ऐसा फैमिली का पार्ट हो जाता है, इसलिए लोग उनको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और थोड़े रिलेटेबल होते हैं ये लोग कंपेयर टू आवर बॉलीवुड स्टार्स। हाँ, क्योंकि वो एक आम इंसान की तरह ही जीते हैं ना। तो मतलब आप अगर आप मेरे को रजत को देखो तो रजत अभी भी चप्पल में चलता है। तो मतलब आप उसको जितने मर्जी जूते पहना लो वो पहनता ही नहीं है, वो चप्पल में ही खुश है। स्पार्क की चप्पल लेता है, 6 महीने पहनाता है, 180 रुपए की चप्पल आती है, उसी को पहनता रहता है। तो अब आप बोलो खर्चा तो उनका है ही नहीं ज्यादा। बाकी वो जिम करता है तो उसके अलावा उसका खर्चा होता है नहीं, क्योंकि जिम भी उसकी खुद की है, वो भी बिना AC की जिम है। तो वो पंखे में ही लगा रहता है, तो ये चलता रहता है उनका। तो क्रिएटर इकोनॉमी इतना ज्यादा ग्रो कर रही है, बूम कर रही है, तो मुझे जानना है कि क्या डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिससे वो अर्न कर सकते हैं? मतलब आपके जो फर्स्ट सोर्स है वो अगर वो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे है तो यूट्यूब से रेवेन्यू एड जनरेट होगा, फेसबुक से एड रेवेन्यू जनरेट होगा, स्नैपचैट भी अब देने पैसे शुरू कर दिए हैं तो स्नैपचैट से भी एड रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकंड उनका जो ब्रांड कोलैबोरेशन आती है। तो अब मैं ये ब्रांड कोलैबोरेशंस की बात करूं तो क्रिएटर को ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलते कैसे हैं? मतलब इस गेम के अंदर मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि अकेला क्रिएटर नहीं कमाता, साथ में उनके साथ एजेंसीज भी कमाती हैं, एजेंसीज के साथ उनके मैनेजर्स भी कमाते हैं। तो मतलब ये वो बड़ा हुआ है कि सभी लोग कमाते हैं इसके अंदर। मतलब सपोज भी जैसे एजेंसी है, आप खुद ही एक एजेंसी हो, तो मतलब आपको ज्यादा भली बात ही पता होगा कि कैसे आप क्रिएटर को पिच करते हो, कैसे क्रिएटर मना करता है, 10 बारी मना करता है, फिर एक बारी मानता है, उस एक बारी मानने में भी रील लाइव नहीं करता। तो आप ज्यादा बता पाओगे इसके बारे में कि कैसे कितना मुश्किल है आज के टाइम में एजेंसी चलाना। बट आई वुड लाइक यू डू, वैसे तो मेरी खुद की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी एंड यू कैन सी ऑन आवर इंस्टाग्राम जो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिलेटेड स्निपेट्स डालते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी वर्क कैसे करती है, अगर आप बताओ एज अ फाइनेंस गुरु तो ज्यादा बेटर है। बस मेरे को इतना पता है क्योंकि बेसिकली मैं उनके डीप में तो नहीं घुसता कि वो, पर उनका मेरे को लगता है काम आज के समय में एक यूनिक काम है। क्योंकि आम लोगों को मेरे हिसाब से वो चीज़ पता नहीं है कि कैसे बिजनेसमैन को कि कैसे रील लाइव होती है, आप ब्रांड पे कैसे रीच आउट करते हो,
और ब्रांड पर मतलब हर ब्रांड मानता भी नहीं है, एक नया आइडिया लेके जाना पड़ता है, न्यू कॉन्सेप्ट लेके जाना पड़ता है, तब जाके आप ब्रांड मानता है। फिर उसके अंदर आप इन्फ्लुएंसर्स को इन करते हो कि हम 3 से 4 इन्फ्लुएंसर्स दे सकते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर्स नहीं मानते हैं। उसके बाद वो सारी चीजें तो मेरे को लगता है आप डिटेल में बता पाओगे कि कैसे क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये भी देखना होता है कि जिस ब्रांड को हम अप्रोच कर रहे हैं क्या वो हमारे क्रिएटर के साथ अलाइन करेगा या नहीं। यानी कि डेमोग्राफिक्स होते हैं उसमें, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स। सपोजली मैंने जैगुआर लिया, ठीक है, जैगुआर इज वन ऑफ माय क्लाइंट, और Yeah. जैगुआर का जो प्राइस रेंज है लाइट्स का जो उन्होंने अभी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया वो हायर एंड पे है। वो उसको खाली टियर 1 टियर 2 ही अफोर्ड कर सकते हैं। टियर 1 टियर 2 आ गया जैसे सारी अर्बन सिटीज जो बड़ी बड़ी होगी, तो इन्हीं एरिया के लोग ज्यादा वो परचेज कर सकते हैं। अब अगर मैं क्रिएटर पे जाऊंगी तो मैं क्रिएटर साइड पे भी पर्टिकुलरली ये देखूंगी कि उनकी जो ऑडियंस है वो इन एरियाज की ज्यादा हो। फिर सेकंड आ जाता है एज ग्रुप, कि पर्टिकुलरली एज ग्रुप्स क्या क्या है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। लोगों को क्या लगता है ना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इज लाइक अ दलाल Yeah. कि बीच में प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर है, ब्रोकर है, कि बस बीच में पैसे खा रहे हैं, एक कट रख रहे हैं, बट बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। अब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू नो वन मोर थिंग। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एंड गौरव कैन वाउच फॉर दैट। बट बहुत सारी एजेंसीज बीच में घपला कर देती है, मतलब कि ब्रांड से पैसे ले लिए, क्रिएटर से वीडियो लाइव करवा लिया, लेकिन वो पेमेंट कभी क्रिएटर तक पहुंची ही नहीं। तो उस सिनेरियो में क्रिएटर्स कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ये आजकल बहुत हो रहा है कि क्रिएटर्स के साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं कर पाता कि मतलब आप पुलिस स्टेशन पे जाओ कि मैंने बोला कि मैंने वीडियो लाइव कर दी, उसने पैसे नहीं दिए, तो मतलब इस चीज की इतनी कंप्लेंट हो भी नहीं पाती। पर आज के टाइम में बहुत जरूरी है क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि उसको ईमेल कंफर्मेशन सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही कर लेना चाहिए। जैसे ही ईमेल कंफर्मेशन हो उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट साइन के से पहले उसके अंदर पेमेंट टर्म्स की कंडीशंस देखनी चाहिए कि पेमेंट टर्म्स कैसे है। ठीक है, तो उस पेमेंट टर्म्स किस तरीके से हो रही है कि 50% वीडियो लाइव करने से पहले है, 50% वीडियो लाइव के बाद है, और लाइव के बाद है तो कितने डेज में है, विद इन 15 डेज के अंदर है, विद इन 30 डेज के अंदर है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की ब्रांड है, तो उसी तरीके से वो पेमेंट करते हैं। बट ये बहुत जरूरी है, ब्रांड तो पेमेंट कर देती है एजेंसीज को, पर एजेंसीज आगे जाके क्रिएटर्स को पेमेंट नहीं करती हैं। ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं क्रिएटर्स को यही बोलना चाहूंगा कि वो ये 2-3 स्टेप बहुत जरूरी फॉलो करें वीडियोस करने से पहले, कि अपनी एजेंसीज के साथ जिसके साथ वो डील कर रही है तो उनके साथ वो पहले ईमेल कंफर्मेशन ले। ईमेल कंफर्मेशन होते ही, क्योंकि ईमेल कंफर्मेशन इतनी वैलिड नहीं होगी जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, और प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसीज की डिटेल्स भी आ जाती है। एजेंसीज की डिटेल्स भी लेना बहुत नेसेसरी है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि इवन अगर कोई हमारे साथ भी काम कर रहा है तो दे कैन ऑलवेज आस्क फॉर आवर डिटेल्स, जो भी उनको चाहिए। तो आई थिंक एक आपके पास डिटेल्स हैं सारी, तो आप जा भी रहे हो कहीं केस करने के लिए, तो वैलिड प्रूफ्स तो होंगे किसी चीज़ के। ईमेल पे ही नहीं है चीज़ें सब्सटैंशियली, व्हाट्सएप पे तो वो तो वैसे भी लीगल नहीं माना जाता। तो मेरे हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा फुल एंड रीड करे, अपनी लीगल टीम से रीड एंड आउट करवाए कि क्या क्या पेमेंट टर्म कंडीशंस हैं। सपोज भी एक रील के साथ 3 महीने के एडवर्टाइजमेंट राइट्स भी लिए जा रहे हैं, तो वो चीज पे आजकल क्रिएटर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। उस चीज पे भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपकी रील 7 से 10 दिन बाद नीचे चली जाएगी, और वो जो उनकी एड रन करेगा वो 3 महीने तक करेगा। तो उस चीज पे भी इम्पैक्ट करे, क्योंकि 1 महीने की एड रन देने के राइट्स देने हैं, 3 महीने के राइट्स देने हैं। तो क्रिएटर को ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर लीगल वे से काम करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और क्योंकि पेमेंट आपकी 50% अगर आपको लाइव होने से पहले दे दी और 50% आपको पेमेंट नहीं मिली, तो वो फायदा नहीं उस चीज का ना। तो आप 7 दिन बाद वीडियो हटा भी दोगे, पर काम तो हो ही गया ना सारा। तो उसके बाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पेमेंट कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, वो बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहिए। एंड आई थिंक आपको एस्टैब्लिश्ड एजेंसी से पास ही जाना चाहिए जो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हैं, जिनका जीएसटी है, ये सारी चीजें। मेरे हिसाब से आप एजेंसीज को चेक कर सकते हो प्रॉपर जीएसटी देख के कि वो एमसीए पे रजिस्टर, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आप फर्स्टली एमसीए के ऊपर जाके चेक करो कि आपको एमसीए के अंदर सिर्फ सिन नंबर डालना है, कंपनी की सारी डिटेल निकल आएगी, उनके फाउंडर्स, को फाउंडर, डायरेक्टर्स, सबकी ईच एंड एवरीवन डिटेल्स निकल जाएगी। अगर आप 50 से 100 रुपए दोगे तो उनके फाइनेंशियल्स तक निकल आएंगे। तो अगर आपकी कोई बिग डील है तो आपको लगता है कि एजेंसी सुटेबल है या नहीं, तो सिर्फ 50-100 रुपए देके आप ये लगा सकते हो कि देख सकते हो कि ये एजेंसी कितने समय से काम कर रही है, कब से हुई है, इसका रेवेन्यू क्या है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है।
तो ये तो हो गई कि वो कैसे कमाते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया है बात। तो अब उनका कमाने का सोर्सेस पता चल गया कि यूट्यूब के थ्रू है, फेसबुक के थ्रू है, बाकी ब्रांड पार्टनरशिप्स के थ्रू और सारी चीज़ें। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि वो इन पैसों का करते क्या है गाड़ी खरीदने के अलावा? कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे-कैसे चीज़ें करते हैं? जैसे अभी आपने बात की रजत दलाल के तगड़े के बारे में, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ओवरव्यू डाल बट दीजिए। मेरे हिसाब से लोगों के अंदर मिथ है कि क्रिएटर लोग सिर्फ गाड़ियों में ही पैसे खर्च करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हुँ, काफी मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करते हैं। सपोज भी उनका साथ साथ उनका बिजनेस भी चल रहा है, हुँ, प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्ट हो रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट हो रहा है, गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट हो रहा है, हुँ, कमोडिटीज आप जिसको कह लो हुँ। कि उस सब के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब लोग क्रिएटर्स को सिर्फ ना उसी एंगल से लेते हैं हुँ, कि ये सिर्फ गाड़ियां ही खरीद रहा है, पैसे ही उड़ा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत शार्प माइंड वाले होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने अभी दिया अभी कि रजत ने तगड़े लॉन्च करा, हुँ, आशीष चंचलानी ने ओजी अपना परफ्यूम है वो लॉन्च किया था। हुँ, हर क्रिएटर का आप देखोगे कोई ना कोई साथ में एक बिजनेस साइमल्टेनियसली चल ही रहा है। हुँ, जैसे फ्लाइंग बीस्ट का भी हुँ। उसने फ्लाइंग बीस्ट के तो 2-2 चल रहे दो हैं। चल रहे हैं। तो हर क्रिएटर साथ में लॉन्च कर ही रहा है। पूरा हुँ, हमने स्टूफर्स लॉन्च हुँ, किया, स्टूफर्स ऐप को लॉन्च करी। हुँ, मतलब इनके माइंड में जरूर रहता है क्योंकि एक ना क्रिएटर की एक लिमिटेड कह लो कि आप वो है लाइफ है। क्योंकि बेसिकली 5 साल 10 साल कुछ क्रिएटर्स की होगी डोंट वरी, बट एक बाइक ऑफ माइंड चलता ही रहता है हुँ, कि आप मेरे को इतने समय तक ही कमाना है। उसके लिए 5 साल अगर मैंने कमाया तो मेरे को बाकी लाइफ भी तो जीनी है। उसके लिए वो साथ में जो बिजनेस है वो 100% रन करते ही करते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले मुंबई का निखिल कर था, हुँ। उसकी टी शर्ट ब्रांड थी। अच्छा। हाँ, तो उसने साथ साथ मतलब 2017 के अंदर ही उन्होंने लॉन्च कर दिया था। हुँ, 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 ठीक है, तो उनको पता है कि हम एक लिमिटेड समय के लिए हैं, तो हुँ, साथ साथ वो अपनी वेल्थ जनरेट करते ही रहते हैं। हुँ, बाय इन्वेस्ट मतलब प्रोडक्ट के अंदर आप कह लो, कोई एक यूनिक चीज के अंदर कह लो, हुँ, साथ में प्रॉपर्टी गोल्ड तो चलता ही चलता है सबका। हुँ, तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आ ही जाती है। और प्रॉपर्टी में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां से रेंटल इनकम उनकी काफी सही जनरेट हो जाती है। हुँ, 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 सपोज भी 10 करोड़ रुपीज का अगर किसी ने प्रॉपर्टी ली है हुँ, तो 10 लाख रुपीज रेंट 1% कमर्शियल के अंदर आ ही जाता है। तो वो आपकी फिक्स्ड इनकम होगी, तो वो आपको काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। उससे आप अपने जो घर के खर्चे हैं वो सब मतलब असेंबल कर सकते हो कि आपको किस वे आउट में आगे वे रन करना है। तो गौरव जी जो क्रिएटर की इनकम रहती है ना वो स्टेबल नहीं होती कि ऐसे फिक्स तो है नहीं कि उनको इतनी पर्टिकुलरली सैलरी हर महीने मिलेगी वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो वो अपना कैश फ्लो और सेविंग्स ये सारी चीजें कैसे मेंटेन करके रखते हैं? वही मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि क्रिएटर एक लिमिटेड समय के लिए है, वो भी वो चीज को जानता है हम्म, कि उसको भी एक इस महीने ज्यादा काम मिल रहा है। कि सपोज भी मतलब जब आरएमजी थी तो मैचेस जब आ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है या एशिया कप आ रहा है, उस टाइम में उनको सबसे ज्यादा काम मिलता था। तो उनको पता है कि हमने अगर इस महीने एक्स अमाउंट चार्ज किया है तो उनको ये नहीं पता, उनको ये पता है कि वो प्रीवियस मंथ नहीं आने वाला, उससे नेक्स्ट मंथ उनको ये चार्ज नहीं आएगा। तो उसी तरीके से अपना जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज करके चलते हैं। कि सपोज भी अगर किसी को यूएस से घूमने जाना है तो उसको ये पता है कि अगर मेरे को यूएस से घूमने जाना है तो मेरे को 2 ब्रांड की कोलैबोरेशन करनी ही पड़ेगी। तो वो उस बीच में ही ब्रांड कोलैबोरेशन कर लेता है या स्पॉन्सरशिप ले लेता है। मतलब अपने साथ साथ शौक भी पूरे करता रहता है और एक्सपेंसेस भी मैनेज आउट कर लेता रहता है साथ साथ। मतलब कि आई वुड से बीइंग अ क्रिएटर इज मोर लाइक अ बिजनेस ओनली। आपको माइंड तो पूरा लगाना पड़ता है कि अपने एक्सपेंसेस किधर आपको स्पेंड करने हैं या नहीं करने हैं। मतलब बहुत चीजें वेरी करती हैं कि मतलब आपकी फ्यूचर प्लानिंग उस चीज के ऊपर डिपेंड है। ऑल्सो लोगों को लगता है ये फुल टाइम जॉब नहीं है। मेरे हिसाब से फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम से भी ज्यादा ही है हाँ। आई गेस, क्योंकि क्योंकि आपको आपको 24/7 मतलब आपको रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपको एज पर ट्रेंड चलना पड़ेगा। जो ट्रेंड चल रहे हैं, सपोज भी एक रील अगर वायरल हुई है तो आपको बिल्कुल मतलब आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो आपको एज पर ट्रेंड चलना ही पड़ेगा, उस टाइप का कंटेंट आपको बनाना ही पड़ेगा, डिलीवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। और क्योंकि ब्रांड के साथ भी आप जब कोलैबोरेशन करते हो ना तो ब्रांड एक दिन में नहीं करवा लेती वो चीज, उसमें भी पूरा 1 वीक या 1 मंथ लग जाता है। अगर मैं सपोज भी मतलब किसी के एग्जांपल को, एक कॉमेडी स्केच अगर बना रहा है, आप सोचते हो एक वीडियो 15 से 20 मिनट की जब बनती है उसको शूट करने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। और उससे पहले जो उसकी स्क्रिप्टिंग हाँ, होती है स्क्रिप्टिंग होती है, बहुत स्क्रिप्टिंग होती है, उसके ऊपर जो प्री प्रोडक्शन होना है, उसका प्रोडक्शन होना है, बहुत सारी चीजें वेरी करते हैं। और ना क्रिएटर्स भी आज के समय में ना ज्यादा अपनी तरफ से इन्वेस्ट करने लग गए हैं कि अगर उसको एक कॉमेडी स्केच वीडियो बनानी है तो वो अगर उसको ब्रांड से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं ना तो वो उसके ऊपर कम से कम 15 लाख रुपए जरूर से जरूर लगा देगा, क्योंकि वो उस तरीके का उसको कंटेंट या मटेरियल देना चाहता है। तो वो प्रीमियम क्वालिटी आज के टाइम में बहुत मेंटेन करने लग गए हैं क्रिएटर्स। उनका एक्सपेंसेस वहीं पे सबसे ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो 20 लाख रुपए एक ब्रांड कोलैबोरेशन से आया तो पूरा का पूरा उनकी इनकम होगी, नहीं, उसमें से 15 लाख रुपए तो जाहिर है उनकी टीम है, उनकी टीम की सैलरीज है, क्योंकि जो उनके एडिटर्स हैं वो सब बाकी से उन सबकी सैलरीज भी साथ साथ होती हैं,
उसके अलावा जो जिधर वो शूट कर रहे हैं प्रोडक्शन का खर्चा, सपोज भी एक क्रिएटर दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो वो मुंबई अकेला नहीं जा रहा, पूरी 7 जनों की टीम लेके जा रहा है, उसका रहना, वहाँ पे स्टे का, ट्रैवल का, हर चीज़ का एक्सपेंसेस भी होता है। तो वो एक 15 लाख रुपए आप सोचो कि वहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि सारा क्रिएटर की जेब में जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन हाउस का खर्चा, बहुत सेट का खर्चा, सेट सब कुछ। क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी रखने लग गए हैं अब तो क्रिएटर्स। क्रिएटर एक जो कॉमेडी स्केच बनाता है ना वीडियोस, साथ में अपने 6 से 7 जने की टीम रखता ही रखता है। तो ठीक है, ब्रांड पार्टनरशिप्स की हमने बात कर ली कि क्रिएटर को ब्रांड पार्टनरशिप कैसे मिलती है। अब थोड़ा फाइनेंस एंड पे जाए तो एक ब्रांड कैसे डिसाइड करता है एक पर्टिकुलर क्रिएटर का क्या बजट रहना चाहिए? वही मैं मतलब आपको बताना चाहूँ कि डिपेंड करता है उन फॉलोवर्स, डिपेंड उनकी रीच, डिपेंड उनकी ऑडियंस, कि उनकी ऑडियंस टायर 1 सिटी के, टायर 2 सिटी के, टायर 3 सिटी की है, तो ये डिपेंड करता है। और उन कितना वो न्यूज़ में चल रहे हैं, फेवरेबल कितनी उनकी न्यूज़ चल रही है। आपको रिसेंटली पता होगा जब इंडियन गोट लैटेंट वाला आया, तो जितने भी उस केस के अंदर इन्फ्लुएंसर इन्वॉल्व थे, उन सबके 3-4 महीने के लिए ब्रांड ड्रॉप हुए हुए, क्योंकि ब्रांड ये नहीं चाहता कि मैं उस टाइम पे उनके साथ कोलैबोरेशन करूँ जब वो अलग रोल में चल रहे हैं, कि मतलब उनके ऊपर अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं, ये वो सब कुछ हो रहा है। वो अलग बात है कि वो सही है या नहीं, वो अलग चीज़ है, पर उनके ऊपर ब्रांड चाहता नहीं उस टाइम पे कोलैबोरेशन करना। वो चाहेगा कि जब ये मैटर खत्म हो जाए उसके बाद करूँ मैं। और जो प्राइस डिसाइड होता है मेरे हिसाब से वो फॉलोवर्स और रीच के ऊपर होता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्रिएटर ऐसा करते हैं कि फेक व्यूज दिलवा देते हैं, फेक कमेंट्स, फेक लाइक्स दिलवा देते हैं। बट उसका भी एक पैरामीटर होता है कि जो ब्रांड होती है वो वेरीफाई कर लेती है कि वो फेक है या नहीं। उनके पास अलग से ही सॉफ्टवेयर है, अलग से टूल्स है, उस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं कि इन्होंने फेक दिलवाया, तो वो ऑटोमेटिक उनको रिजेक्ट ही कर देते हैं। मतलब अल्टीमेट क्रिएटर का ही लॉस होता है इस पे, फेक व्यूज और फेक लाइक्स दिलवाने से। कि मतलब उसको ऐसा नहीं कि उसको ब्रांड्स मिलेंगी, उसकी ब्रांड्स हटेंगी ही हटेंगी, ये तो डेफिनेटली है। तो मतलब अब क्रिएटर्स ने दिमाग लगा के सब चीज़ें शुरू कर दी हैं कि वो ऑर्गेनिक ही रहना चाहते हैं, कि वो इन सब चीज़ों में घुसना ही नहीं चाहते कि वो फेक व्यूज और फेक लाइक दिलवाएं। तो इसमें डिपेंड होता है, और डिपेंड इस चीज़ पे भी होता है कि आज के समय में कौन क्रिएटर कितना अपना यूनिक भी ला पा रहा है, मतलब ब्रांड को क्या यूनिक दे पा रहा है, वो ज़्यादा डिपेंड मैटर करता है। कि सपोज भी अगर मैं पूरव की बात करूँ, तो पूरव हर रील के अंदर ब्रांड को कुछ अलग यूनिक देता ही है, जिसकी वजह से उनके व्यूज तो ऊपर आते ही आते हैं, उसकी रीच बढ़ती ही बढ़ती है, और ब्रांड को भी उस चीज़ का फेवरेबल मिलता है। तो अगर सैमसंग बार बार ही उस पूरव के साथ करवा रहा है, तो उसका बेनिफिट यही है कि वो बेसिकली इतनी रीच दे पा रहा है, उनको अलग यूनिक आइडियाज दे पा रहा है। अगर आप, क्योंकि आपको क्रिएटर हो तो आपको क्रिएटिव थिंक सोचनी ही पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप गो विद फ्लो चलते जाओगे, मतलब नॉर्मल शूट करोगे, नॉर्मल मतलब ब्रांड के फेवरेबल में नहीं जाओगे, तो फिर वो चीज़ ब्रांड आपसे एक बार ही करवा लेगा, पर आपसे बार बार ही नहीं करवाएगा। ट्रू। मतलब आपको खुद को पता होगा, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हो, तो आपको पता हो रहेगा कि वो चीज़ की, मतलब अगर आपको ब्रांड को रोक के रखना है तो आपको उसको हर बारी कुछ ना कुछ अलग देना पड़ेगा, बढ़िया, मतलब पिछली बार से बढ़िया ही देना पड़ेगा, तभी ब्रांड आप पे दोबारा आएगा। तो एज अ क्रिएटर अगर मैं बिजनेस माइंडसेट से बोलूँ, तो आपको ये चीज़ बहुत सोचनी पड़ती है कि मैं किस तरीके से ब्रांड को सेटिस्फाई करूँ, मतलब उसकी हर चीज़। एंड मुझे लगता है कि इफ यू मेक दिस द ब्रांड सेटिस्फाई, तो बार बार उनका काम आता रहता है। जैसे कि यू टोल्ड कि पूरब झा के पास बार बार सैमसंग आ रहा है, सैमसंग बार बार उनसे कोलैबोरेशंस करवा रहा है। आई ऑल्सो थिंक कि इंगेजमेंट रेट से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, कि जैसे जो लाइक्स और कमेंट्स का रेशियो है आपका, अगर वो मेंटेन्ड है तो उससे भी ब्रांड काफ़ी अट्रैक्ट होता है। अगर वहीं पे है कि आपके व्यूज़ तो जा रहे हैं 3-3, 4-4 मिलियन, पर वहीं पे आपके लाइक्स काफ़ी कम रह जा रहे हैं, तो ब्रांड इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता आपके साथ कोलैबोरेट करने में, क्योंकि वो रीच तो देखता ही देखता है, क्योंकि लाइक से भी रीच बढ़ती है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता ही है। और क्योंकि ब्रांड को अल्टीमेट ना, मतलब चाहिए कि कितने ऑडियंस की एंगेजमेंट हो रही है, ब्रांड को यही चाहिए, ब्रांड तभी आपको पैसे दे रहा है। डेफिनेटली। अगर मतलब कि आप ये सोचो ना कि अगर आपके 4-5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं लेकिन 1000 ही कमेंट आ रहे हैं, तो खाली 1000 लोग ही शायद से होंगे जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं प्रोडक्ट खरीदने में, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में क्रिएटर बात कर रहा है। कितने शेयर है, रीपोस्ट कितने हैं, शेयर कितने, ये मैटर बहुत करता है। इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया गौरव जी, बस लास्ट एक सवाल का जवाब दीजिए कि रजत दलाल एक रील के लिए क्या पैसे चार्ज करता है? वही मैं फिर से बोलने वाला हूँ, ये चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसके लिए आपको उसकी रीलें देखनी पड़ेगी, कब कौन सी नई गाड़ी आ रही है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कितने चार्ज करता है प्राइस। थैंक यू गौरव जी, इतने अच्छे इनसाइट्स देने के लिए, क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमने मिथ्स के बारे में बात की आज, जो कि हमने ख़त्म कर दिए हैं। हमने बात की है कि वो कैसे पैसे जनरेट करते हैं, कैसे कैसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, ये सीरीज बहुत बढ़िया चले।
कि मतलब इससे लोगों को, मेरे को लगता है क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होएगा, हाँ और क्रिएटर्स के साथ जो ब्रांड्स उनको भी काफी बेनिफिट होगा, चीजें काफी क्लियर होंगी। एंड आई थिंक नॉट एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो आपकी मार्केटिंग में हेल्प करती है, बट अगर आपके पास एक अच्छी फाइनेंस एजेंसी हो तो वो आपकी री इन्वेस्टमेंट में भी काफी हेल्प कर देती है कि क्योंकि- कहाँ पे री इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं। क्योंकि ना मतलब आज के समय में ना पैसा कमाना गुनाह नहीं है, हम्म, पैसे को संभालना एक अलग वे आउट है। हाँ। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पर पैसे को संभालना एक बहुत बड़ी कला है मेरे हिसाब से। वो जिस दिन लोगों के अंदर आ जाएगी तो अपनी वो जो 1x कमा रहे हैं तो उसको 2x बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो अब आपको पता है कि आपको कहाँ पे जाना है अपने फाइनेंसेस मैनेज करवाने के लिए, क्रिएटर्स। थैंक यू। थैंक यू।